हमने अभी क्रेमलिन के इतिहास की सबसे पागलपन भरी कॉन्फ्रेंस देखी। यह व्लादिमीर पुतिन के लिए इतनी बुरी तरह गलत हो गई कि इस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट अब रूसी राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दी गई है। हाल ही में मानवाधिकार दिवस की बैठक में रूसी निर्देशक अलेक्जेंडर शुकुरोव ने ऐसा किया जिसकी कल्पना नहीं थी। उन्होंने पुतिन से उनकी सेहत या उनकी कड़ी मेहनत के बारे में आसान सवाल नहीं पूछे। इसके बजाय उन्होंने पूरे देश के सामने पुतिन के सामने 11 मिनट तक बिंदुवार तरीके से रूसी नेता की सार्वजनिक आलोचना की। निर्देशक ने आक्रमण की निंदा की, व्यापक भ्रष्टाचार की आलोचना की और वर्तमान रूसी शासन को सोवियत संघ से भी बदतर बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस रास्ते पर पुतिन चल रहे हैं वह रूसी साम्राज्य के पतन की ओर ले जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कभी जार का साम्राज्य ढह गया था। यह निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हैं। उनकी फिल्मों ने कई पुरस्कार जीतकर रूस को प्रतिष्ठा दिलाई है और यही वजह है कि पुतिन वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। वह सार्वजनिक रूप से घिर गए थे। वह बिना असुरक्षित दिखे बीच में नहीं रोक सकते थे और न ही निर्देशक को सजा दे सकते थे बिना दमन की पुष्टि किए, जिसकी शिकायत निर्देशक कर रहे हैं। लेकिन यह तथ्य कि क्रेमलिन ने अपने आधिकारिक वेबसाइट से ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग हटा दी हमें सब कुछ बता देता है। हमें इमारत के अंदर की घबराहट जाननी चाहिए। आइए जानते हैं असल में क्या हुआ। पुतिन को अब यह पूरा इंटरव्यू मिटाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। जैसा कि मैंने कहा, यह पूरी घटना लगभग 11 मिनट लंबी थी। वैसे तो यह सिर्फ एक सवाल था और फिर पुतिन ने उस सवाल के कुछ हिस्सों का जवाब देने में करीब 10 मिनट और लगा दिए। अब मैं आप लोगों को पूरी चीज एक साथ नहीं दिखाने वाला हूँ, तो हम क्या करेंगे कि सवाल जवाब को हिस्सों में बांटेंगे और फिर पुतिन के उस खास हिस्से के जवाब को देखेंगे। इस तरह यह ज्यादा समझ में आता है। ये रहा पहला हिस्सा। मेरी फिल्म दिखाने पर प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है? जब मैं इस दौर से गुजरा था तब कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सोवियत व्यवस्था के तहत उन्होंने हमेशा मुझे समझाया कि मेरी फिल्म क्यों नहीं दिखाई जाएगी। ठीक यही बात टार्कोव्स्की को भी समझाई गई थी कि उनकी फिल्म सोवियत संघ में क्यों नहीं दिखाई जाएगी और क्यों दिखाई जाएगी। कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राज्य द्वारा कभी भी किसी एक भी कृति पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, चाहे वह संगीत हो, साहित्य हो या वास्तुकला। इनमें से कोई प्रतिबंध समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। इन सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया क्योंकि कलात्मक रचनात्मकता के खिलाफ लगाया गया कोई भी प्रतिबंध विफल होने के लिए ही होता है, शुरुआत से ही। हमें तब भी नहीं पता था और अब भी नहीं पता। युवाओं संघ राजनीतिक चर्चा हेतु या छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, वरिष्ठ स्कूल के बच्चों के साथ, छात्रों के साथ। हम डरते हैं, देश डरता है। देश में घटनाओं पर खुलकर शांतिपूर्वक बिना किसी उन्माद के चर्चा करने की प्रक्रिया की कमी है। बिना उन्माद के, बिना उन प्रक्रियाओं के जो देश में होती हैं। इस प्रक्रिया की अनुपस्थिति, किसी भी गंभीर विपक्षी भावना या उस पर चर्चा की कमी कोई निषेध सौदे नहीं होंगे। मेरे विचार में यह बहुत से लोगों के जीवन पर, जिनमें प्रतिभाशाली और सक्षम लोग भी शामिल हैं, एक बहुत गंभीर आघात है। निषेध और सक्षम लोग होंगे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सोवियत संघ के तहत रूस में बेहतर पारदर्शिता थी। मुझे यकीन है आपने कभी नहीं सोचा था कि ये शब्द सुनेंगे, लेकिन ये इससे भी कहीं ज्यादा खराब होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम सारे सवाल जवाब में जाएं, मैं आपको थोड़ा सा संदर्भ देना चाहता हूं कि यह निर्देशक कौन है और क्यों। पुतिन जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। जैसा कि आप उनके सवाल से समझ सकते हैं, यह व्यक्ति सोवियत संघ के अधीन रह चुका है। उनका जन्म 1951 में हुआ और निर्देशन करियर की शुरुआत का बड़ा हिस्सा सोवियत शासन में रहा। अब उनकी बहुत सी फिल्में प्रकाशित तो हुई, लेकिन उन्हें सोवियत सरकार द्वारा बैन भी कर दिया गया। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत लंबे समय से रूसी संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसका मतलब है कि वह कोई पश्चिम समर्थक व्यक्ति नहीं है जो रूस या पुतिन से नफरत करता हो, बल्कि वास्तव में वह बहुत ही रूस समर्थक है। हम यह देख सकते हैं अगर हम उसकी प्रकाशित फिल्में देखें। लेकिन एक चीज जो वह नहीं चाहता वह यह है कि वह नहीं चाहता कि रूस फिर से सोवियत संघ के समय में या जारों के समय में लौट जाए। और यही वजह है कि उसकी फिल्में उन तानाशाहों पर बहुत केंद्रित हैं जिन्होंने अपने देशों पर कब्जा कर लिया था और मूल रूप से देश को बर्बादी की ओर ले गए थे।
उसने हिटलर, लेनिन, जापानी सम्राट और ऐसे कई अन्य लोगों के बारे में फिल्में बनाई हैं। 2011 में उसने अपनी सबसे सफल फिल्म फाउस्ट बनाई। यह एक फिल्म है जो प्रसिद्ध रूसी किंवदंती से प्रेरित है, जिसमें देश का नेता राज्य पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए आत्मा का सौदा करता है। यह फिल्म मूल रूप से शक्ति को एक भ्रष्ट करने वाले सौदे के रूप में दिखाने के लिए बनाई गई है, खासकर पूर्ण शक्ति को। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी भी राज्य पर पूरी शक्ति होती है, आमतौर पर वह नैतिक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह होता है जो किसी भी कीमत पर बस नियंत्रण चाहता है। मुझे लगता है आप समझ सकते हैं कि पुतिन को यह फिल्म क्यों पसंद नहीं आएगी, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित है। 2011 में इसने केन्स फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन पुरस्कार जीता था, जो फिल्मों के लिए बहुत बड़ी बात है। और यह रूस के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे रूस की प्रतिष्ठा और रूस की सॉफ्ट पावर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ी। इसी वजह से यह आदमी रूस, क्रेमलिन और दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। असल में उसकी फिल्में आज भी कई प्रमुख फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। तो साफ है, यह आदमी पुतिन के लिए आसानी से गुलाग भेजने योग्य नहीं है। यह सब 2022 तक आता है, जब पुतिन ने 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू की। खैर, उसी साल बाद में शकुरोव ने एक और फिल्म रिलीज की, जिसका नाम था फेयरी टेल। इस फिल्म को दुनिया भर में सराहा गया, पर रूस में प्रतिबंधित कर दिया गया। पुतिन ने कभी नहीं बताया कि वह इस फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं, लेकिन चलिए एक खेल खेलते हैं। मैं आपको इस फिल्म की कहानी बताऊंगा, फिर आप नीचे बताएं। अगर आप बता सकते हैं कि पुतिन ने फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया, तो चलिए शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म का नाम फेयरी टेल है। इस फिल्म में हमारे पास तानाशाह और युद्धकालीन नेता हैं, जैसे जोसेफ स्टालिन, एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी और विंस्टन चर्चिल। वे सभी परगेटरी में मिलते हैं और अपनी विरासत पर चर्चा करते हैं। यह समझने की कोशिश करते हैं कि आज की दुनिया में उन्हें कैसे दिखाया जाता है। तो वे परलोक में हैं और वे मूल रूप से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दुनिया उन्हें जिस तरह से देखती है वह सही है या नहीं। ज्यादातर फिल्म में नेता बहस कर अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि दुनिया उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए दोषी ठहरा रही है, जो अनुचित है। वे कह रहे हैं कि इतिहास उनके कार्यों को गलत समझ रहा है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की गलती से द्वितीय विश्व युद्ध नहीं शुरू हुआ। यह आमतौर पर उन दूसरे लोगों की गलती थी जो कमरे में हैं, और उन्हें इन दूसरे लोगों की हरकतों की वजह से युद्ध में मजबूरन शामिल होना पड़ा। शायद आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हिटलर खास तौर पर इस फिल्म में बहुत बातें करता है, और वह अपनी हरकतों को यह कहकर समझाने की कोशिश करता है कि उसे वही करना पड़ा जो उसने किया। उसे दूसरे देशों में सताए जा रहे जर्मन लोगों की रक्षा के लिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करना पड़ा। फिर हिटलर आगे कहता है कि जर्मनी इन सब का शिकार था। जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमानित किया जा रहा था, जर्मनी को घेर लिया गया था और दुनिया ने उसे गलत समझा था। और इसी वजह से हिटलर कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुई सभी मौतों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस पर डालना उचित नहीं है। वह इतिहास को अन्यायपूर्ण बता रहा है। अब क्या यह तर्क किसी को यहाँ जाना पहचाना लग रहा है? क्या कोई और भी यही तर्क इस्तेमाल कर रहा है? मूल रूप से यूक्रेन पर आक्रमण करना ताकि उसकी रक्षा की जा सके, रूसी लोगों की रक्षा करने के नाम पर उन्हीं रूसी लोगों पर बमबारी करना और उन्हें मारना जिनकी वह रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। मूल रूप से अब मेरा मानना है कि यह इस पर निर्भर करेगा कि आप रूस समर्थक हैं या नहीं, है ना? तो दोस्तों, अगर आपने पता लगाया है कि पुतिन ने इस फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि उन्होंने इसकी कोई सार्वजनिक वजह नहीं बताई है। अब पुतिन की सबसे बड़ी समस्या, खासकर इस फिल्म के साथ, यह है कि यह कोई पश्चिमी प्रचार नहीं है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल इस फिल्म में हैं और उन्हें महान व्यक्ति नहीं दिखाया गया है। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश वायुसेना की जर्मन बमबारी को सही ठहराते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध रोकने और जर्मनी पर दबाव डालने के लिए यह जरूरी था। इसी वजह से पुतिन के लिए अपने प्रतिबंधों का बचाव करना मुश्किल है, यह कहकर कि ये सिर्फ पश्चिमी प्रचार है। यह एक रूसी विरोधी फिल्म नहीं है, क्योंकि फिल्म खुद लगभग हर शामिल व्यक्ति की आलोचना कर रही है, और वह भी काफी निष्पक्ष रूप से। और इन सबके ऊपर हम यह नहीं भूल सकते कि यह फिल्म किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई है जिसे रूस पसंद है, बल्कि जो रूस से प्यार करता है। और वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रूस उन पूर्व तानाशाहों की गलतियों को न दोहराए जो इस फिल्म का हिस्सा हैं।
फिल्म का संदेश जो निर्देशक से है यह है कि सत्ता खत्म होती है पर इतिहास बचता है, और यह पुतिन जैसे व्यक्ति के लिए सुकूनदायक नहीं है। अब मुझे पता है कि हम फिल्म के बारे में बात करते हुए थोड़ा भटक गए, लेकिन मेरे लिए यह वाकई दिलचस्प था, इसलिए मैं इसे आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। लेकिन चलिए वापस उस सम्मेलन पर आते हैं। यह सम्मेलन इसलिए हुआ क्योंकि इसी सम्मेलन में पुतिन ने फिल्म पर प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा, अरे हम सभी फिल्मों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। अगर फिल्मों पर बैन नहीं चाहते तो सकारात्मक फिल्में बनाएं। स्पेशलियालनाय वायेन्नाय ऑपरेशन्स की जो रूसी में विशेष सैन्य अभियान है। और फिर वह निर्देशक से सीधे कहता है, अरे शायद आप मुझे आज रात बाद में कॉल करें और हम बात कर सकते हैं कि कौन सी फिल्म बैन हुई है, और मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इन सब के अलावा निर्देशक के पास यही एकमात्र समस्या नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा, यह 11 मिनट लंबा सवाल था और उनकी अपनी फिल्मों से अलग भी कई शिकायतें थीं। तो चलिए सुनते हैं कि अगली बात क्या है। हर हफ्ते हम चिंता से देखते हैं कि कौन विदेशी एजेंट कहलाता है। ये परिभाषाएं डराती हैं। मेरे हमवतन जिन्हें अचानक विदेशी एजेंट कह दिया जाता है, मैं समझता हूं कि यह एक राजनीतिक श्रेणी है, लेकिन वे बस किसी को अस्पष्ट रूप से लेबल कर देते हैं। शिकायतों की एक सूची बना दो और बस हो गया। गेंद चलनी शुरू हो जाती है और फिर उनकी किस्मत आती है और यह स्पष्ट नहीं होता कि आगे क्या करना है। मेरे नजरिए में यह गलत फैसला है। यह इंसान नागरिक का अपमान करता है और उन्हें विकसित होने या यहाँ तक कि अस्तित्व में रहने का मौका भी नहीं देता। उन्हें विकसित होने का अवसर नहीं देता। और अब यह कुछ ऐसा है जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है। देखिए, 2022 में युद्ध की शुरुआत में रूस में विदेशी एजेंट कानून था जिसका पुतिन अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल करते थे। बस उन्हें विदेशी एजेंट घोषित कर देते थे और उस लेबल की वजह से ये लोग एक सामान्य नागरिक की तरह सामान्य जीवन नहीं जी सकते थे। रूस में रूसी सिस्टम के कारण उन्हें कुछ हद तक उपेक्षित या हीन माना जाता था, क्योंकि विदेशी एजेंट घोषित होने पर दोस्त और सहकर्मी भी अजीब नजरों से देखते हैं। वे आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, वे आपके साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहते, वे आपके साथ काम नहीं करना चाहते। सरकार भी आपको आम नागरिक से अलग देखती है। वे आपसे सिर्फ इस लेबल के कारण ज्यादा टैक्स वसूलते हैं, और इसके ऊपर से सरकार अन्य सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित व्यवसायों को भी आपके साथ काम न करने के लिए मजबूर करती है। वे टीवी शोज को भी आपको गेस्ट न बुलाने के लिए मजबूर करते हैं, और ऐसी कई समस्याएं हैं। विदेशी एजेंट का टैग मिलने पर यह सब सहना पड़ता है। इसी कारण कई लोग ये लेबल मिलने पर विदेश चले जाते हैं ताकि सामान्य जिंदगी जी सकें। इससे पुतिन को और मौका मिलता है, क्योंकि जैसे ही लोग विदेश जाते हैं, पुतिन कहते हैं, देखो वो विदेश में है, मैंने कहा था कि वो विदेशी एजेंट है, इसलिए रूस से नफरत करता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है कि आप किसी को विदेशी एजेंट का टैग लगा देते हैं और फिर आपको सबूत भी मिल जाते हैं जिससे आप साबित कर सकें कि वो वाकई विदेशी एजेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि विदेश में रहना सबूत है, लेकिन अब पुतिन के लिए ये सबूत है। जैसा कि मैंने कहा, ये उन लोगों के साथ हो रहा था जो शुरुआत में युद्ध के खिलाफ थे, है ना? लेकिन पिछले एक साल में, शायद 2025 में, वही तरीका उन लोगों को चुप कराने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है जो युद्ध के पक्ष में हैं। अब मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी लोग ये पहले से जानते हैं, लेकिन ये एक 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान होना था, लेकिन 3 साल बाद भी, 3.5 साल बाद भी ये अभी भी चल रहा है। तो रूस में कुछ लोग ऐसे हैं जो युद्ध के पक्ष में हैं, लेकिन वे सेना की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि मोर्चे पर असफलताएं हो रही हैं। वे बहुत राष्ट्रवादी हैं, वे पूरी तरह रूस के पक्ष में हैं, और वे असल में कई लोग मानते ही नहीं कि यूक्रेन को होना चाहिए। लेकिन पुतिन ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें किसी भी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाती। तो भले ही ये लोग सीधे तौर पर पुतिन की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनके आसपास के लोगों की, खासकर सैन्य नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं। यह व्यवस्था इस आलोचना का विरोध कर रही है, और अब वही व्यवस्था इन सभी युद्ध समर्थक लोगों को विदेशी एजेंट का टैग दे रही है। इसी वजह से इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सोचिए क्या, यह वही दोहराव है जो सोवियत संघ के दौरान स्टालिन के समय हुआ था, क्योंकि उस समय जब स्टालिन की दमनकारी मशीनरी शुरू हो गई तो वह रुक नहीं सकती थी। पहले यह राजनीतिक दुश्मनों के पीछे गई, फिर धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था के समर्थकों के पीछे भी जाने लगी, और अब वही चीज फिर से हो रही है। पुतिन ने जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई है, अब वही व्यवस्था उन लोगों के पीछे जा रही है जो राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं, और यही बात ये आदमी राष्ट्रीय टीवी पर उजागर कर रहा है। खैर,
चलिए सम्मेलन की क्लिप के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी शिकायतें हैं। उन्होंने ऐसी एक संस्था स्थापित की। राज्य अपने ही नागरिक पर हमला कर रहा है, जबकि नागरिक ने ही स्टेट नाम की संस्था बनाई थी। वह संस्थापक है, लेकिन कुछ समय बाद राज्य उसी पर अत्याचार करने लगता है, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। यह अस्वाभाविक है, प्रतिकूल है, और यह बिल्कुल भी कलात्मक रचनात्मकता के विकास की ओर नहीं ले जाता। कई कला विद्यालयों में लोग बस सिर झुकाकर घूमते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि यह अनुमति नहीं है, वह अनुमति नहीं है। यो एक बंद डिब्बे में रहने जैसा है। तुरंत गोली चलाओ, सैनिक की गाथा। आज इस फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाता और लेखक के साथ क्या होता यह कोई नहीं जानता। इसी बुनियादी रूप से महत्वपूर्ण स्थिति है। हमें राज्य और कला समुदाय के बीच संबंधों के स्वर को निर्णायक रूप से बदलना होगा। अगर हम युवाओं के साथ काम करने का तरीका न बदलें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह पूरी तरह से एक बंद रास्ता होगा। पूरे राज्य तंत्र की पूर्ण रूप से पीछे की ओर वापसी होगी। और हमें युवाओं से प्यार करना चाहिए, हमें उनके साथ काम करना चाहिए, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। हमें उन्हें उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए जरूरी परिस्थितियां उपलब्ध करानी होंगी। और जाहिर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आखिरी बिंदु, आपने एक बार कहा था, अगर इसमें रूस नहीं है तो हमें ऐसी दुनिया की क्या जरूरत है। इसमें कहा गया हमें क्यों चाहिए। हमें ऐसे राज्य की क्या जरूरत है जहां शिक्षा पाने का कोई मौका ही नहीं है। हमें इसकी क्या जरूरत है। उन्होंने पूछा कि ये अवसर क्यों चाहिए और इसकी जरूरत क्यों है, बताया। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुतिन को ये पसंद नहीं आया, लेकिन क्या आपने आखिर में उनकी मुस्कान देखी? क्योंकि निर्देशक पुतिन के शब्दों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मुझे सही याद है, पुतिन ने 2015 में कहा था, ऐसी दुनिया की क्या जरूरत जिसमें रूस ना हो। अब निर्देशक वही तर्क देकर पूछ रहे हैं, ऐसे राज्य की क्या जरूरत जहां शिक्षा का मौका ही ना हो। और इसी वजह से पुतिन थोड़े मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन क्रेमलिन इस पूरे मामले से ज्यादा खुश नहीं था जो हुआ। अगर आप क्रेमलिन की वेबसाइट देखें, जो रूस के राष्ट्रपति की वेबसाइट है, तो यही उसका नाम है। और ये वेबसाइट बुनियादी तौर पर पुतिन जो भी सार्वजनिक रूप से करते हैं वो सब रिकॉर्ड करती है। वो किससे से मिलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, जो भी आप जानना चाहें आप यहाँ देख सकते हैं। हर चीज का ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, तो आपके पास पुतिन के सार्वजनिक अनुभवों का एक एक शब्द का रिकॉर्ड होता है। अगर आप 10 दिसंबर पर जाएं तो हम वो इवेंट ढूंढ सकते हैं जो अभी अभी हुआ था, मानवाधिकार इवेंट। अगर आप इवेंट के ट्रांसक्रिप्ट में खोजें तो वो क्लिप्स नहीं मिलती जो हमने देखी। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेमलिन ने इस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा हटा दिया ताकि रूसी जनता को इसकी जानकारी न मिले। लेकिन पुतिन के लिए दुर्भाग्य से इंटरनेट के इस दौर में उम्मीद है यह वीडियो हमेशा जीवित रहेगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे लगता है यह ऐतिहासिक है। मेरे पास बस इतना ही है। मेरा नाम सैम है। अगली वीडियो में मिलूंगा। पिछले महीनों में रूसी प्रचारक हमें ऑनलाइन परेशान कर यूट्यूब पर बैन कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके रूसी बॉट्स लगातार हमें ट्विटर पर अटैक कर रहे हैं और वे हमारी उन वीडियो को रिपोर्ट करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग देखें। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें स्वतंत्र पत्रकारिता की ताकत पर सच में विश्वास है। हम जानते हैं कि वे हमें क्यों रोकना चाहते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि हम आपको यूक्रेन की सच्चाई दिखा रहे हैं। वे डरते हैं क्योंकि हम उनकी झूठी बातों के पार देखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आज हम उन्हें और भी ज्यादा डराना चाहते हैं। हाल ही में हमने अपना नया प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर हम यूएस जनरल्स, नेवी सील्स और बेस्ट सेलिंग लेखों जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ एक्सक्लूसिव वीडियो और बातचीत साझा करते हैं। हम रूस, यूक्रेन के फ्रंट लाइन और दुनिया भर की ताजा अपडेट्स भी विस्तार से समझाते हैं। आप यह सब देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर जा सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप basicsinsider.com पर भी जा सकते हैं। आपका समर्थन यहाँ बिजनेस बेसिक्स में हम सभी के लिए बहुत मायने रखेगा।